बहुत सालों पहले मिस्र के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक विशाल राजमहल। पूरे राजमहल में शोक छाया हुआ था क्योंकि उनके राजा की दृष्टि चली गई थी एक बीमारी के कारण। वैद्यों की पूरी कोशिश के बावजूद उनकी दृष्टि नहीं लौटी। सब लोगों ने निरंतर प्रार्थनाएं की। कुछ दिनों के बाद एक जहाज ने गोदी पर लंगर डाला और उससे डॉक्टर वजीर बाहर आए। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि वो समुद्र पार के एक राजा के निजी चिकित्सक हैं और वो मिस्र के राजा की सेहत की जांच के लिए राजी हो गए हैं। रोग तो गंभीर है पर ये लाइलाज नहीं है। ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मैं इनकी दृष्टि वापस ला सकता हूँ पर मुझे एक खास लेप चाहिए होगा। मैं उस लेप के लिए आपको जो भी चाहिए लाकर दूंगा, लेकिन आपको मेरे पिताजी को बचाना ही होगा। जिस लेप की मुझे जरूरत है वो एक सुनहरे सिर वाली मछली के आंसू से बनेगी। तुम्हें वो मछली विशाल सागर के आसपास ही मिलेगी। मैं यहाँ पर 100 दिन तक हूँ। अगर उस समय तक तुम मुझे वो मछली लाकर दोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम वो मछली 100वें दिन तक नहीं ढूंढ पाए तो फिर मुझे जाना होगा। राजकुमार तुरंत ही अपने आदमियों को लेकर निकल पड़ा। वो विशाल सागर राजमहल से कोसों दूर था। राजकुमार और उसके आदमी पूरी कोशिश में लगे रहे उस मछली को ढूंढने के लिए। महीनों गुजर गए पर वो मछली नहीं मिली। फिर अचानक 100वें दिन, अरे ये क्या, दिन खत्म होने में तो सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अगर मुझे मछली मिल भी गई तो भी मेरे राजमहल पहुंचने तक डॉक्टर वजीर वहां से जा चुके होंगे। पर मैं हार नहीं मानूंगा। एक आखिरी बार मैं सागर में डुबकी लगाऊंगा। और इस तरह उसने डुबकी लगाई और इस बार उसका नसीब अच्छा था और सुनहरे सिर वाली मछली मिल गई। उसने मछली को पानी से बाहर निकाला और उसे एक कटोरी में रख दिया। पर जैसे ही वो अपने आदमी को बुलाकर वापस चलने की तैयारी करने ही वाला था, वो मछली को देखकर जरा भी हिल न पाया। मछली उसकी ओर दया भरी आंखों से देख रही थी। डॉक्टर वजीर के चले जाने के बाद भी वो इस मछली को मार डालेंगे और इस पर जाने किस किस तरह के प्रयोग करेंगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं हर एक सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है कि किसी भी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। उसने मछली को पानी में वापस छोड़ दिया और राजमहल की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि उसकी ये उदारता लोग समझ नहीं पाएंगे। तुमने उस मछली को जाने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे तुरंत कैद खाने में डाल दो। सब लोग जानते थे कि इस राज्य में अगर किसी को कैद खाने में डाला जाए तो उसे न रिहा किया जाता है न वापस बुलाया जाता है। पर राजकुमार फैसला मानकर खामोशी से चला गया। उस रात महारानी चुपके से अपने बेटे से मिलने के लिए आई। मेरे बेटे, तुम्हारे पिताजी इस समय गुस्से में हैं। मुझे पता है एक बार शांत होने पर उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। तुम्हें तुरंत राजमहल से निकलना होगा। मैंने तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। लेकिन माँ, मुझे पता है मैं राजा के आदेश का उल्लंघन कर रही हूँ, पर राज्य के पास एकमात्र तुम ही हो। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। राजकुमार को एक गुप्त रास्ते से ले जाया गया जो नदी की तरफ खुलता था। एक नाव पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। उसने दुखी होकर अपनी माँ से अलविदा कहा और सफर पर चल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वो एक फाटक पर आराम करने के लिए रुका। जैसे ही वो फल खरीदने के लिए एक बांकड़े के पास आया, एक अरबी उसके पास आया। हुजूर, क्या आप यहाँ नए हैं? जी हाँ, पर आप कौन हैं? मैं एक गरीब आदमी हूँ काम की तलाश में। क्या आपको एक नौकर की जरूरत है? वैसे मैं तुम्हारा इस्तेमाल खेने के लिए कर सकता हूँ, पर
मैं तुम्हारा हर्जाना कैसे दूं? आप मुझे साल के अंत में कितना भी हर्जाना दे सकते हैं हुजूर। राजकुमार बहुत खुश था कि कोई तो साथ मिला इस लंबे सफर को काटने के लिए। उसने जरूरत के सारे सामान खरीद लिए और अपने अरबी संगी के साथ सफर पर निकल पड़ा। काफी हफ्तों तक खेने के बाद वो एक फाटक पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा राज्य दिख रहा था। हमें यहाँ रुक जाना चाहिए हुजूर। हम आपके राज्य से काफी दूर आ चुके हैं और इस तरह से तो जिंदगी भर हम खेते नहीं रह सकते हैं। हमें कहीं तो बस जाना होगा ताकि जरूरत के समय आपके राज्य के लोग आपको वापस ढूंढ सकें। लगता है तुम्हें पूरा यकीन है। क्यों लगता है वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे? बस ऐसे ही हुजूर। राजकुमार और वो अरबी फाटक पर उतरे और राज्य के आसपास घूमने लगे। ये एक बहुत ही सुंदर जगह थी। उन्हें आराम के लिए एक विश्राम गृह मिला, जहां उन्होंने सराय वाले के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। वो सराय वाला उन्हें बता रहा था कि राजा अपनी सुंदर बेटी की शादी कराना चाहता था। वो राजकुमारी के गुणों के बारे में उन्हें बता रहा था। अरबी ने ध्यान दिया कि राजकुमार उस राजकुमारी के बारे में सुनकर ही उसके प्यार में पड़ गया था। हुजूर, हुजूर, आपको राजकुमारी से मिलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वो दरअसल रहने दो। मुझे यकीन है मेरे मालिक भी यही चाहते हैं। हुजूर, आपको जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मैं कल के कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन जैसे कि तय था, राजकुमार पूरे साहस के साथ राजमहल में प्रवेश करता है। वो पूरी शिष्टता से राजा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। महाराज, मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। ऐसा क्या? ठीक है, मैं शादी की तैयारियां करवाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। महाराज, क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम शादी के बाद 12 बजे के बाद जीवित कहाँ रहोगे? तुम्हें पता है ना? नहीं महाराज, लगता है कि मैं कोई बहुत ही जरूरी बात से अनजान रह गया हूँ। कृपया आप मुझे बताना चाहेंगे? खैर, तुम्हें बता दूं, मेरी बेटी की शादी अब तक 192 लोगों से हो चुकी है, पर कोई भी शादी के 12वें घंटे खत्म होने तक जीवित नहीं रह पाया। तुम चाहो तो अपने इस प्रस्ताव पर और कुछ देर के लिए सोच सकते हो। राजकुमार ने कुछ देर के लिए सोचा और बिना किसी संकोच के अगले दिन फिर से लौटने का वादा किया, शादी की रस्म अदा करने के लिए। फिलहाल उस विश्राम गृह में तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे दोस्त, राजकुमारी अवश्य ही किसी मुसीबत में हैं। वो जरूर भूतग्रस्त हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं जानता था आप पीछे नहीं हटेंगे हुजूर। हम उसका सामना मिलकर करेंगे। शादी की तैयारी बहुत ही अनोखी थी। एक ओर पूरे राज्य को धूमधाम से सजाया जा रहा था, तो दूसरी ओर पिछवाड़े में राजकुमार की कब्र खोदी जा रही थी। हरेक को यकीन था कि जरूर ये वो 193 वाला होगा जिसकी मौत आज रात होने वाली है। शादी के बाद 12 बजने जा रहे थे। राजकुमार ठीक राजकुमारी के सामने ही एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था। राजकुमारी को पता नहीं था कि अरबी भी उसी कमरे में अलमारी में कहीं छुपा हुआ है। वो तैनात था बाहर लपककर अपने राजकुमार को बचाने के लिए। घड़ी ने जोर से शोर मचाया। समय हो चुका था। धीरे से एक लंबा चमकीला सांप राजकुमारी के आस्तीन से बाहर निकला। वैसे तो राजकुमार हमले के लिए तैयार था, लेकिन तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। अचानक संगीत शुरू हो गया। राजकुमार देख सकता था कि वो सांप करीब आ रहा है, पर वो और राजकुमारी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब उस संगीत के कारण हो रहा था। हर कोई सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया था, पर किसी तरह अरबी तैनात था।
वो अलमारी के अंदर से तुरंत लपका और उसने सांप की गर्दन को पकड़ लिया। संगीत उसी वक्त रुक गया और राजकुमारी और राजकुमार उस मंत्रमुग्ध अवस्था से बाहर आ गए। अरबी ने तुरंत ही सांप को एक लकड़ी के डब्बे में डालकर बंद कर दिया। लेकिन तुम पर आखिर इस संगीत का असर क्यों नहीं हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है राजकुमार? आप सुरक्षित हैं और यही जरूरी चीज है। राजकुमारी के ऊपर से शाप उतर गया। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को पाकर खुश हुए और गले लगकर खूब रोए। और ये काफी नहीं था कि कुछ दिन बाद एक दूत आया राज्य में। वो राजकुमार से मिला और उन्हें खुशखबरी दी। राजकुमार, महाराज की दृष्टि वापस आ गई। महारानी ने उन्हें आपके जाने की खबर दी और महाराज चाहते हैं कि आप और राजकुमारी वापस आएं। तैयारियां तुरंत ही होने लगीं। राजी खुशी राजकुमारी, राजकुमार और उनका अरबी साथी राजा को अलविदा कहकर चले गए। उनके पहुंचते ही मिस्र में खुशियां छा गई। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा, पर जल्द ही अरबी के जाने का समय हो गया था। पर क्यों? तुम यहाँ रुक सकते हो। मैंने तुम्हें कभी अपना नौकर नहीं समझा। तुम मेरे दोस्त हो। ये आपकी उदारता है हुजूर, वही गुण जो मुझे आपके पास लेकर आया है। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। हम मछलियों की याददाश्त बहुत तेज होती है हुजूर। मछलियों की? हाँ, मैं वही सुनहरे सिर वाला मछली हूँ जिसकी जान आपने बचाई थी। और अब जब आप अपने राज्य में वापस आ चुके हैं, मुझे अपने राज्य में लौटना होगा। मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा राजकुमार। मैं आपकी रक्षा के लिए हर पल आसपास रहूंगा। तुमने मुझे अपने घर तक वापस लौटने में मदद की, तो मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे घर वापस लौटने से रोक सकता हूँ दोस्त? राजकुमार ने अपने दोस्त को गले लगाया और उसे ओझल होते हुए देखा। उसकी आंख में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान थी। राजकुमार अक्सर विशाल सागर में जाता अपने दोस्त से मिलने। वो सुनहरे सिर वाली मछली से दोस्त बना रहा अपनी पूरी जिंदगी भर।